friends, so today we will be again starting with a new chapter. नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ऐसा चैप्टर जो ज्यादातर आप लोग ने 11th एंड 12th में नहीं पढ़ा है, दैट इज इन्वेंट्रीज. हम लोग आज डिस्कशन करेंगे अबाउट इन्वेंट्रीज. सर व्हाट डू वी मीन बाय इन्वेंट्री? इन्वेंट्री मतलब क्या? इन कॉमन पार्लेंस, in layman's term, it is nothing but stock in trade. किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? स्टॉक इन ट्रेड की बात कर रहे हैं सर. गुड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें ट्रेड करते हैं, जिसमें डील करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं. टेक्निकली स्पीकिंग इन्वेंट्री किसको बोलेंगे? इन्वेंट्री इज एनी एसेट विच इज बीइंग हेल्ड फॉर सेल. एनी एसेट विच वी आर होल्डिंग फॉर सेल. सर एनी एसेट, एसेट मतलब क्या? सर एनी पेमेंट हुज बेनिफिट विल बी डिराइव्ड. पेमेंट जिसका बेनिफिट डिराइव हो गया है वो तो एक्सपेंस है, करेक्ट. पेमेंट जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा वो हमारा एसेट है. यस. तो कोई भी ऐसा एसेट मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसका पेमेंट हमने दे दिया है लेकिन बेनिफिट अभी डिराइव नहीं किया है, उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, वो एसेट अगर हमने यूज करने के लिए अपने पास रखा है, इफ इट इज बीइंग हेल्ड फॉर यूज, देन इट्स अ फिक्स्ड एसेट, तो वो इन्वेंट्री नहीं है. बट इफ इट इज बीइंग हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो एसेट हमने अपने पास रखा है इन आर ड्यू कोर्स, इन ऑर्डिनरी कोर्स बेचने के लिए, सर देन इट इज आर इन्वेंट्री. तो उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री बोलेंगे. सो व्हाट इज इन्वेंट्री फ्रेंड्स? इन्वेंट्री का मतलब क्या? What is meant by inventory? मतलब क्या होता है इन्वेंट्री का? सर इन्वेंट्री इज नथिंग बट इट इज एन एसेट held by an organization it is an asset held by organization for sale in ordinary course of business. वो एसेट जो एक ऑर्गेनाइजेशन होल्ड करती है, किस लिए होल्ड करती है सर? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए. विल कॉल दैट एज इन्वेंट्री. मतलब हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? वी आर टॉकिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स. वी आर सिंपली टॉकिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स. फाइन. तो व्हाट इज इन्वेंट्री? एसेट हेल्ड फॉर सेल. सिंपली बोल सकते हैं यस सर. व्हाट इफ हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है and there is an asset which is in process of production, जो already production process के through गुजर रहा है. an asset which is held in process of production for the purpose of sale in future, for the purpose of sale of goods and services in future. sir even that is your inventory. वो भी आपका inventory है. क्या बोला वापस? it is an asset in process of production, which is in process of production of goods or services for sale. Production of what? Production of goods or services for selling them in future. वो भी हमारा इन्वेंट्री का पार्ट है. मतलब यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? ऐसे एसेट की जो अभी भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में है, मतलब जिसका प्रोडक्शन सर स्टार्ट हो गया है, कंप्लीट नहीं हुआ है, इट इज गोइंग थ्रू प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. सर कैन वी से इट इज सेमी फिनिश्ड गुड्स. वो गुड्स जो रॉ फॉर्म में नहीं है, फिनिश्ड फॉर्म में भी नहीं है, सेमी फिनिश्ड फॉर्म में है. या इसके लिए एक वर्ड है वर्क इन प्रोग्रेस. We are here talking of work in progress. Yes sir. या फिर ऐसा एसेट जो होल्ड कर रहे हैं हम बेचने के लिए. सिंपली वो एसेट हमारे पास है, किस लिए पड़ा है? बेचने के लिए. या ऐसा एसेट
जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में है, जो आगे जाके बेचा जाएगा, या फिर ऐसा एसेट विच इज टू बी कंज्यूम्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल, ऐसा एसेट जो फ्यूचर में यूज करना है, कंज्यूम करना है, किसमें? प्रोडक्शन प्रोसेस में। किसके प्रोडक्शन प्रोसेस में? गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन प्रोसेस में। किसके लिए? बेचने के लिए। सर यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? तो क्या चीज हम कंज्यूम करेंगे इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन? फॉर सेल। सर हम लोग रॉ मटेरियल, हम लोग फ्यूल, हम लोग सप्लाईज, हम लोग स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स यूज करेंगे इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल इन फ्यूचर। तो इवन दैट इज आवर इन्वेंट्री। मतलब इट इज एन एसेट टू बी कंज्यूम्ड, जो अभी तक यूज हुआ नहीं है, जो फ्यूचर में कंज्यूम होगा, यूज होगा इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल, जो यूज होगा इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल। मतलब सर थर्ड पॉइंट में हमने किसकी बात की? सर वी आर टॉकिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, वी आर टॉकिंग ऑफ कंज्यूमेबल्स like stores, fuel, etc., spare parts, etc. तो वो सब भी इन्वेंट्री की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। इवन दैट इज इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री। तो व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री एक्चुअली कंप्राइजेस ऑफ ऑल थ्री थिंग्स। इन्वेंट्री में तीनों चीजें इंक्लूड होती है। यस सर, हम बोल सकते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। वी मे क्लासिफाई अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन टू टाइप्स। आइदर दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ ट्रेडिंग कंसर्न, आइदर दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न मतलब इट इज परचेजिंग गुड्स एंड जिस फॉर्म में गुड्स खरीदा उसी फॉर्म में आगे बेच देती है, ऑब्वियसली एडिंग सम प्रॉफिट। लेकिन जिस फॉर्म में गुड्स खरीदा उसी फॉर्म में अगर आगे बेच देती है, मतलब वो एक ट्रेडिंग कंसर्न है। तो ट्रेडिंग कंसर्न के लिए इन्वेंट्री का मतलब क्या? इन्वेंट्री मींस फिनिश्ड गुड्स ओनली, गुड्स विच आर हेल्ड फॉर सेल। ट्रेडिंग कंसर्न के लिए इन्वेंट्री मतलब फिनिश्ड गुड्स, या फिर वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। और वी आर टॉकिंग ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न किसको बोलेंगे सर? सर जो कंसर्न गुड्स खरीदती है एंड आगे बेचती है बट आफ्टर चेंजिंग इट्स फॉर्म। जिस फॉर्म में खरीदा उसी फॉर्म में आगे नहीं बेचा, गुड्स खरीदा, उसके फॉर्म में चेंजेस किए, फिर उसे आगे बेचा, तो दैट फर्म इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। इफ वी टॉक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की अगर बात करें तो इन्वेंट्री कंप्राइजेस ऑफ थ्री थिंग्स। इन्वेंट्री कंप्राइजेस ऑफ थ्री थिंग्स। इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल सर, इट इंक्लूड्स वर्क इन प्रोग्रेस, and it includes finished goods. ट्रेडिंग कंसर्न की अगर बात करें तो इन्वेंट्री क्या है सर? फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में रॉ मटेरियल जो अनसोल्ड पड़ा है, अनयूज्ड पड़ा है, वर्क इन प्रोग्रेस जो हमारे पास पड़ा है, सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स जो हमारे पास पड़ा है, ऑल आर इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री। ये सब कुछ इन्वेंट्री की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। तो आई होप इन्वेंट्री क्या है, स्टॉक क्या है, वो हमको समझ में आ रहा है। सी फ्रेंड्स, स्टॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट
एसेट है हमारे बिजनेस के लिए, हम बिजनेस ही इसी एसेट से कर रहे हैं, अपना मेन इनकम ही इसी एसेट से जनरेट कर रहे हैं, और हमारी जो एसेट्स हैं, हमारी जितनी भी टोटल एसेट्स है उसका मेजर पार्ट हमारा ये इन्वेंट्री होता है। तो इसका वैल्यूएशन, इसका अकाउंटिंग बहुत प्रॉपरली होना जरूरी है। वैल्यूएशन प्रॉपरली नहीं हुआ, सी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन प्रॉपरली नहीं हुआ तो हमें अपना करेक्ट प्रॉफिट पता नहीं चलेगा। रिमेंबर, इन्वेंट्री आप अपने इनकम स्टेटमेंट में भी शो करते हो, यू शो दैट इन योर ट्रेडिंग अकाउंट। रिमेंबर, मतलब इन्वेंट्री का कैलकुलेशन, वैल्यूएशन प्रॉपरली नहीं किया या उसका अकाउंटिंग आपने प्रॉपरली नहीं किया, आपको अपना करेक्ट प्रॉफिट नहीं पता चलेगा। इन्वेंट्री आप अपनी बैलेंस शीट में भी शो करते हो। नाउ बैलेंस शीट शोज योर फाइनेंशियल पोजीशन। अगर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन प्रॉपरली नहीं किया, यू वोंट नो योर करेक्ट अकाउंटिंग पोजीशन। इन्वेंट्री लिक्विडिटी पोजीशन पता करने में भी हेल्पफुल है। सर लिक्विडिटी पोजीशन, लिक्विडिटी पोजीशन मतलब कैश पोजीशन, डे टू डे अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। लिक्विडिटी पोजीशन हम पता करते हैं बाय कंपेयरिंग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। इन्वेंट्री डू फॉर्म पार्ट ऑफ योर करंट एसेट्स। इन्वेंट्री तो आपके करंट एसेट का पार्ट होता है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को कंपेयर करके लिक्विडिटी पोजीशन पता करते हैं। तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन प्रॉपर्ली नहीं हुआ तो हमें करेक्ट एनालिसिस हमारे लिक्विडिटी पोजीशन का नहीं पता चलेगा। सी, तो प्रॉपर अकाउंटिंग के लिए, प्रॉपर प्रॉफिट, प्रॉपर फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्टली वैल्यू इन्वेंट्री करेक्टली एंड डू प्रॉपर अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री। उसका अकाउंटिंग करेक्टली करना जरूरी है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? फर्स्टली, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाउ डू यू फाइंड हाउ मच इन्वेंट्री इज विद यू। आफ्टर दैट कॉस्ट कैसे असाइन किया जाता है, इन्वेंट्री का कॉस्ट कैसे डिसाइड किया जाता है, क्या प्राइस पे वो बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। जरूरी नहीं है कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, तो क्या प्राइस पे वो बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है और कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, उसका अकाउंटिंग कैसे होता है। तो वी वुड बी डिस्कसिंग व्हाट इज मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, हाउ इज इन्वेंट्री कैलकुलेटेड, हाउ इज कॉस्ट असाइन टू इन्वेंट्री, एट व्हाट प्राइस इट इज टू बी शोन इन बुक्स, एंड हाउ इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री डन इन बुक्स, उसका अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। ऑल दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। आप लोग ने 11th एंड 12th में अगर कॉमर्स पढ़ा है तो अबाउट इन्वेंट्री, अबाउट योर स्टॉक बहुत सारी एडजस्टमेंट्स भी देखी होगी, कैलकुलेशंस भी देखे होंगे, शायद काफी जगह डाउट्स भी होंगे, इसका ऐसा एंट्री क्यों आता है, ये ट्रायल बैलेंस में आता है, ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है। आई एश्योर यू वो सारे डाउट्स आपके इस चैप्टर में क्लियर होंगे। ऑल दोज डाउट्स विल बी क्लियर्ड इन दिस चैप्टर। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एंड इट इज टू बी अंडरस्टैंड वेरी लॉजिकली। तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। Why we are learning this chapter? Why inventory valuation? Why inventory valuation? उसकी जरूरत क्या है? Firstly, inventory valuation हम लोग क्यों कर रहे हैं सर? To know the correct profit, to know the correct profit of organization. इन्वेंट्री का वैल्यूएशन प्रॉपर्ली करना क्यों जरूरी है? करेक्ट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पता चले इसलिए सर। सर, हाउ इन्वेंट्री इंपैक्ट्स योर प्रॉफिट? इम्पैक्ट ऑफ इन्वेंट्री, what is impact of inventory on profit? इन्वेंट्री आपके प्रॉफिट को कैसे इंपैक्ट करता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। व्हाट इज इन्वेंट्री? अनसोल्ड गुड्स, वो गुड्स जो नहीं बिका है। सपोज हमने 5 यूनिट्स परचेज किया ऑफ 5 रुपीज, मैंने 5 यूनिट्स खरीदा है ऑफ 5 रुपीज, मतलब मैंने मेरी बुक्स में परचेज 5 रुपीज शो किया है। यस सर।
अगर मैंने परचेज 5 रुपीज शो किया है, मतलब मैंने एक्सपेंस 5 रुपीज का दिखाया है, यस सर। लेकिन इस साल फ्रेंड्स 3 यूनिट्स आर ओनली सोल्ड। कितना सेल किया है? 3 यूनिट्स। मतलब वो जो पेमेंट मैंने दिया है 5 यूनिट्स का, वो पूरे 5 यूनिट्स के पेमेंट का बेनिफिट डिराइव हो गया क्या? वो पूरे 5 रुपीज के पेमेंट का बेनिफिट मिल गया क्या? नहीं। 3 यूनिट्स आर ओनली सोल्ड, मतलब यू हैव डिराइव्ड बेनिफिट ओनली ऑफ 3 यूनिट्स, यस सर। तो वो 2 यूनिट्स जो नहीं बेचा है, उस पेमेंट का बेनिफिट डिराइव नहीं हुआ, वो आपका इस साल का एक्सपेंस नहीं है फ्रेंड्स। उस पेमेंट का बेनिफिट अभी डिराइव नहीं हुआ, मतलब वो आपके एक्सपेंस में से आपको निकाल देना है, यस सर। मतलब आपको इन्वेंट्री अपने परचेज में से माइनस करना है, क्योंकि वो इस साल एक्सपेंस हुआ ही नहीं। वो एक्सपेंस तो अगले साल होगा, वो 2 यूनिट अगले साल बेचा जाएगा, तो उसे परचेज में से निकाल के एसेट्स में शो करना है, यस सर। मतलब इन्वेंट्री के कारण योर एक्सपेंस रिड्यूसेस, यस। इफ इन्वेंट्री इज रिडक्शन इन एक्सपेंस, कैन वी सिंपली से इन्वेंट्री इज योर इनकम, बोल सकते हैं। सिंस इन्वेंट्री आपके एक्सपेंस को, आपके परचेज को कम कर रहा है, हम इन सिंपल टर्म्स बोल सकते हैं इन्वेंट्री हमारा इनकम है, यस सर। इन्वेंट्री इज आर इनकम। मतलब अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमने गलती किया है, अगर हमने अपना इन्वेंट्री अंडर वैल्यू किया है, अंडर स्टेट किया है, कम फिगर पे दिखाया है, कम वैल्यू पे दिखाया है, मतलब सर हमने अपना इनकम कम दिखाया है, हमारा प्रॉफिट भी अंडर स्टेटेड होगा। इनकम कम है तो प्रॉफिट भी कम ही दिख रहा होगा ना, यस सर। तो कैन वी से व्हाट इज इंपैक्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑन प्रॉफिट? इफ इन्वेंट्री इज अंडर स्टेटेड, योर प्रॉफिट इज ऑल्सो अंडर स्टेटेड, फाइन। अगर आपने इन्वेंट्री ओवर स्टेट किया है, इन्वेंट्री जितना था उससे ज्यादा वैल्यू पे दिखाया है, तो प्रॉफिट भी ओवर स्टेटेड होगा, यस सर। तो क्या मैं बोल सकता हूं योर क्लोजिंग इन्वेंट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर प्रॉफिट? जितना चेंज आपके क्लोजिंग इन्वेंट्री में होगा उतना ही चेंज आपके प्रॉफिट में होगा, यस सर। इज डायरेक्टली अफेक्टिंग योर प्रॉफिट। तो योर इन्वेंट्री, आई वुड से क्लोजिंग इन्वेंट्री is directly related to profit. क्लोजिंग इन्वेंट्री डायरेक्टली प्रॉफिट से रिलेटेड है। क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगा, मतलब इनकम बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो गया तो इनकम भी कम हो रहा है, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉफिट, यस सर। अब थोड़ा आगे सोचिए, ये जो 2 यूनिट्स इस साल नहीं बिका था, हमने सोचा वो इस साल एक्सपेंस नहीं है क्योंकि उसका बेनिफिट इस साल डिराइव नहीं हुआ है। कब डिराइव होगा बेनिफिट? कब मिलेगा वो 2 यूनिट्स का बेनिफिट? सर 2 यूनिट इस साल नहीं बेचा है तो अगले साल बेचा जाएगा। इफ दे आर नॉट सोल्ड दिस ईयर, ऑब्वियसली हम मानेंगे वो अगले साल हम बेच देंगे, और अगले साल बेच देंगे मतलब वो 2 यूनिट्स का बेनिफिट अगले साल डिराइव हो जाएगा सर। अगर वो 2 यूनिट का बेनिफिट अगले साल डिराइव हो जाएगा तो कैन वी से वो 2 यूनिट अगले साल का एक्सपेंस है? कैन वी से उसका बेनिफिट अगले साल मिल रहा है, मतलब वो अगले साल का खर्चा है, यस सर। तो इस साल का क्लोजिंग इन्वेंट्री अगले साल के लिए क्या है सर? ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक। एंड अगले साल के लिए वो ओपनिंग स्टॉक क्या है? एक्सपेंस है सर, फाइन। तो ओपनिंग स्टॉक इज आर एक्सपेंस एंड क्लोजिंग स्टॉक इज आर एसेट। कैन वी कंक्लूड दैट? ओपनिंग स्टॉक अपना खर्चा है, क्लोजिंग स्टॉक अपना एसेट है, वो बोल सकते हैं, यस सर। अब ओपनिंग इन्वेंट्री अगर आपका एक्सपेंस है तो वापस से सोचिए, इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज ओवर स्टेटेड, ओपनिंग इन्वेंट्री आपने ज्यादा प्राइस पे दिखाया है, मतलब सर आपने खर्चा बढ़ा के दिखाया है, खर्चा बढ़ा के दिखाया है, तो प्रॉफिट उतना ही रहेगा क्या? नहीं, प्रॉफिट कम हो गया होगा। खर्चा ज्यादा दिखा दिया है तो प्रॉफिट रिड्यूस हो गया ना आपका। उसी तरह ओपनिंग इन्वेंट्री अगर अंडर स्टेट किया है, ओपनिंग इन्वेंट्री कम प्राइस पे दिखाया है, मतलब आपने अपना प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिया है, खर्चा कम दिखा के प्रॉफिट बढ़ा रहे हो ना आप।
तो कैन वी नाउ कंक्लूड ओपनिंग इन्वेंट्री एंड प्रॉफिट इनवर्सली रिलेटेड है। ओपनिंग इन्वेंट्री बढ़ाओगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री कम करोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड प्रॉफिट डायरेक्ट रिलेशन में है, ओपनिंग इन्वेंट्री एंड प्रॉफिट इनवर्स रिलेशन में है। बोल सकते हैं ऐसा, ओपनिंग इन्वेंट्री इज inversely related to profit। तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन गलत हुआ तो प्रॉफिट गलत ही होगा? यस सर। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन करेक्टली करना क्यों जरूरी है? ताकि हम करेक्ट प्रॉफिट कितना है वो पता लगा सकें। ओनली देन वी वुड बी एबल टू नो व्हाट इज आवर करेक्ट प्रॉफिट। Yes, sir. Similarly, inventory valuation is also necessary to know the correct financial position of business. To know the correct financial position of business. See, year end में जब बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं, जब अकाउंटिंग ईयर एंड होता है, वी प्रिपेयर आवर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम लोग क्यों बनाते हैं सर? अपना फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए कि कितना पैसा हमारा दूसरों से लेके बिजनेस में लगाया हुआ है, मतलब कैपिटल एंड लायबिलिटीज, और वो पैसा कहां इन्वेस्टेड है, इन विच एसेट्स दैट मनी इज बीइंग इन्वेस्टेड। इन्वेंट्री डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एसेट है, एक कंसिडरेबल पार्ट ऑफ आवर एसेट है। इन्वेंट्री को गलत वैल्यू किया है, गलत प्राइस पे शो किया है, तो एसेट्स भी कम या ज्यादा दिखेगा ना आपको। कम या ज्यादा दिखेगा मतलब करेक्ट पोजीशन तो आपको अपना पता नहीं चलेगा ना। यस सर। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन गलत होने से प्रॉफिट भी गलत मिलेगा, फाइनेंशियल पोजीशन भी हमको गलत पता चलेगा। यस सर। थर्डली correct to know the correct liquidity position। liquidity position मतलब requirement of cash, availability of cash। what is day to day requirement or availability of cash? liquidity position of business is ascertained, is known by comparing assets and liabilities, by comparing current assets and current liabilities। And inventory forms part of your current assets। इन्वेंट्री आपके करंट एसेट्स का पार्ट है, मतलब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन गलत किया तो करंट एसेट्स का वैल्यू गलत होगा, करंट एसेट्स का वैल्यू गलत होगा तो करंट एसेट्स एंड लायबिलिटी को कंपेयर करके हमको करेक्ट लिक्विडिटी पोजीशन पता नहीं चलेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो व्हाट इज इन्वेंट्री एंड व्हाई इट नीड्स टू बी वैल्यूड करेक्टली, वो समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर। तो आप लोग पॉज करके पहले इतना कॉपी कर लेंगे, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। So friends, next, how to do inventory valuation? क्या है इन्वेंट्री और क्यों उसे प्रॉपर्ली वैल्यू करना जरूरी है वो हमने समझा।
अब कैसे वैल्यू किया जाएगा, हाउ टू डू इन्वेंट्री वैल्यूएशन? इन्वेंट्री वैल्यूएशन फ्रेंड्स कैसे करेंगे? फर्स्टली, इफ वी टॉक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, in case of manufacturing concerns, अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स की हम बात कर रहे हैं, तो अभी हमने डिस्कस किया मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की इन्वेंट्री में 3 चीजें आती है सर. देयर आर 3 थिंग्स इंक्लूडेड. तो इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स देयर आर 3 टाइप्स इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री. सर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल इंक्लूड होता है, वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूड होता है, फिनिश्ड गुड्स इंक्लूड होता है. In inventory of manufacturing concern, we include raw material, we include work in progress, we include finished goods, sir. तो raw material की calculation में, sorry, work in progress and finished goods की valuation कैसे की जाएगी, वो हम लोग at intermediate level पढ़ेंगे. Second level, at foundation level, उसके बारे में कोई चीज आपके सिलेबस में नहीं है. How to value inventory in case of work in progress, in case of finished goods for manufacturing concern, वो भी हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे. We are only concentrating manufacturing concern के केस में raw material का valuation कैसे होगा. When we talk of raw material is always carried in books. Stock of raw material या inventory of raw material is always carried in books. At cost. Sir, cost or market price whichever is lower? No. रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री फ्रेंड्स हमेशा बुक्स में कैरी किया जाता है कॉस्ट पे. हमेशा कॉस्ट पे सर? यस, ऑलवेज कॉस्ट पे. एक एक्सेप्शन है, देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन. सर व्हाट? अगर फिनिश्ड गुड्स का मार्केट प्राइस, रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये रॉ मटेरियल तो कन्वर्ट होगा इनटू फिनिश्ड गुड्स, तो वो फिनिश्ड गुड्स की बात कर रहा हूं. अगर फिनिश्ड गुड्स का मार्केट प्राइस उसकी कॉस्ट से कम है, इफ मार्केट प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज लेस देन इट्स कॉस्ट, देन रॉ मटेरियल इन्वेंट्री विल बी कैरिड नॉट एट कॉस्ट बट एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट. तो फिर रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री हम उसकी कॉस्ट पे नहीं, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे शो करेंगे. वी कैन से, हम बोल सकते हैं एक्सेप्शन टू दिस रूल इज if market value of finished goods is less than cost of finished goods, is less than cost of finished goods, then raw material inventory is carried in books, is shown in books at replacement cost. Very important statement friends. क्या प्राइस पे शो किया जाता है सर? रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे शो किया जाता है. सर ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है? व्हाट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट? अगर ये जो रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री है, हमने खरीदा था कभी, जिस प्राइस में खरीदा था वो उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट है. द प्राइस एट विच वी परचेज्ड दिस इन्वेंट्री वाज हिस्टोरिकल कॉस्ट. आज वो इन्वेंट्री अगर खरीदना चाहे, आज अगर हम लोग सेम इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं, तो जो अमाउंट हमको पे करना पड़ेगा, आज जो पे करना पड़ेगा, वो उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट है. दैट इज इट्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट. मतलब हम बोल सकते हैं व्हाट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट?
It is present buying cost. आज अगर इन्वेंट्री आप परचेस करोगे तो जो कॉस्ट आपको इनकर करना पड़ेगा, जो प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, वो उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। यस सर। तो अगेन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए वी आर इन दिस चैप्टर एट दिस लेवल ओनली कंसर्न विद कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बुक्स में क्या प्राइस पे शो किया जाएगा फ्रेंड्स? रॉ मटेरियल हमेशा कॉस्ट पे ही शो किया जाएगा। रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री हमेशा क्या प्राइस पे? कॉस्ट पे। हां, एक एक्सेप्शन है, अगर फिनिश्ड गुड्स का मार्केट प्राइस फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट से कम हो गया है, मार्केट प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज लेस देन इट्स कॉस्ट, देन इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल will be carried not at cost but at its replacement cost. Let's look at an example. एक example देखते हैं. For example, cost of inventory, cost of raw material 100 rupees है. रॉ मटेरियल का कॉस्ट 100 रुपीज है. वेजेस हमने इनकर किया 20 रुपीज, मतलब टोटल कॉस्ट हो गया सर 120. व्हाट इज टोटल कॉस्ट? 120. सेलिंग प्राइस, कैन वी से वेजेस इनकर करने के बाद दिस इज फिनिश्ड गुड्स कॉस्ट. 120 क्या है सर? फिनिश्ड गुड्स का कॉस्ट है. सेलिंग प्राइस 150 अगर है, सेलिंग प्राइस या मार्केट प्राइस, मार्केट में जो प्राइस प्रिवेलिंग है वो 150 है, कैन वी से वी आर टुडे अर्निंग प्रॉफिट ऑफ 30 रुपीज? यस सर, हम लोग आज 30 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. ये जो रॉ मटेरियल परचेज किया था, कितने में परचेज किया था? 100. ये सेम रॉ मटेरियल आज अगर आप परचेज करो तो आपको 80 रुपीज में मिल जाएगा. प्रेजेंट बाइंग प्राइस, प्रेजेंट डे बाइंग प्राइस कितना है? 80. मतलब कैन वी से इसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट 80 रुपीज है? यस सर. अगर मार्केट प्राइस फिनिश्ड गुड्स का, मार्केट प्राइस फिनिश्ड गुड्स का 120 या उससे ज्यादा है, इफ इट इज 120 और मोर, वी वुड से रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री हम 100 रुपीज पे ही शो करेंगे, उसकी परचेज, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही शो करेंगे. लेकिन अगर इन्वेंट्री का मार्केट प्राइस फिनिश्ड गुड्स का मार्केट प्राइस से 110 हो गया है, कॉस्ट से कम हो गया है, इफ इट गोज बिलो 120, 120 से कम हो गया है, 110 हो गया है, तो हम ये रॉ मटेरियल को 100 पे नहीं, ये रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को क्या प्राइस पे शो करेंगे? 80 पे शो करेंगे. आई होप यू आर गेटिंग. In this example, if market value of finished goods is either more than or equal to 120, मार्केट प्राइस फिनिश्ड गुड्स का 120 या उससे ज्यादा है, मतलब फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट से ज्यादा है, देन इन्वेंट्री विल बी कैरिड इन बुक्स. इन्वेंट्री हमेशा बुक्स में शो किया जाएगा एट हिस्टोरिकल कॉस्ट. जो प्राइस पे हमने खरीदा था वो प्राइस पे, दैट इज ₹100. इन आवर एग्जांपल इट इज ₹100. बट इफ मार्केट वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स, अगर हमारे फिनिश्ड गुड्स का मार्केट वैल्यू is less than 120, फिनिश्ड गुड्स का मार्केट प्राइस 120 से कम है, 100 है, 110 है, कॉस्ट से कम हो गया है, देन इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, हियर वी आर टॉकिंग ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, will be carried in books at replacement cost.
फिर इन्वेंट्री का रॉ मटेरियल हम उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे, मतलब इन दिस एग्जांपल 80 रुपीज पे शो करेंगे। मार्केट प्राइस अगर 150 है तो रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री क्या प्राइस पे शो होगा सर? 100। मार्केट प्राइस फिनिश्ड गुड्स का 110 है, फिनिश्ड गुड्स का मार्केट प्राइस 110 है, तो हम लोग रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री क्या प्राइस पे शो करेंगे? 80 रुपीज पे। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। सेम वे when we talk of trading concerns, जब हम ट्रेडिंग कंसर्न्स की बात कर रहे हैं, मतलब वी आर टॉकिंग ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स ओनली। सी, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की इन्वेंट्री में 3 चीजें इंक्लूड होती है, लेकिन जब ट्रेडिंग कंसर्न्स की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग कंसर्न्स की इन्वेंट्री में खाली एक ही चीज इंक्लूड है। व्हाट इज दैट? फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? हाउ टू वैल्यू फिनिश्ड गुड्स इन बुक्स? Sir, finished goods always will be carried at either cost or NRV, whichever is lower. Again, finished goods का inventory books में क्या प्राइस पे कैरी किया जाएगा? Finished goods inventory will always be carried in books at cost or NRV, net realizable value, whichever is less. Following principle of conservatism, following principle of prudence, हम लोग फिनिश्ड गुड्स का इन्वेंट्री कॉस्ट पे या एनआरवी पे जो भी कम है उस पे कैरी करते हैं। एनआरवी मतलब सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बाय एनआरवी वी मीन नेट रियलाइजेबल वैल्यू। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यहां पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, there was an item A जिसका कॉस्ट, there is an item A जिसका कॉस्ट 20 रुपीज है, NRV 8 रुपीज है। there is an item B जिसका कॉस्ट 20 रुपीज है, NRV 40 रुपीज है। there is an item C जिसका कॉस्ट 20 है, NRV 18 है। तो हम लोग ये इन्वेंट्री अगर हर एक आइटम को इंडिविजुअली लें, आइटम वाइज क्लासिफिकेशन करें, आइटम बाय आइटम कंपेयर करें, तो फर्स्ट आइटम 20 कॉस्ट NRV 8, दोनों में से जो कम है वो बुक्स में शो किया जाएगा। 20 कॉस्ट NRV 40 बुक्स में 20 रुपीज शो किया जाएगा सर। 20 कॉस्ट 18 NRV जो कम है वो बुक्स में शो किया जाएगा सर। मतलब टोटल कॉस्ट 60 रुपीज है आइटम्स का, टोटल रियलाइजेबल वैल्यू 66 रुपीज है, लेकिन हम इन्वेंट्री बुक्स में क्या प्राइस पे शो करेंगे? 46 रुपीज पे सर। तो ये जो 46 है, वी विल से दैट इज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कैरिड इन बुक्स। दैट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री शोन इन बुक्स, which is carried in books, जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं। करेक्ट? आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो वी नाउ कम टू व्हाट डू वी मीन बाय नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सी, कॉस्ट मतलब हमको समझ में आया,
नेट रियलाइजेबल वैल्यू किसको बोलते हैं? व्हाट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू? तो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू, व्हाट डू वी मीन बाय नेट रियलाइजेबल वैल्यू? नेट रियलाइजेबल वैल्यू फ्रेंड्स इज नथिंग बट नेट अमाउंट जो हमें आज एसेट बेच के मिल सकता है, हमारी इन्वेंट्री को बेच के नेट जो अमाउंट मिल सकता है। सर ये नेट पे इतना स्ट्रेस क्यों कर रहे हो आप? आज इन्वेंट्री बेच के एक्स अमाउंट मिल सकता है, लेकिन इस इन्वेंट्री को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए, बेचने जैसा बनाने के लिए हो सकता है कुछ खर्चा करना बाकी है, बेचने के लिए कुछ खर्चा करना बाकी है। मतलब आज अगर मैं इन्वेंट्री बेचूंगा तो पहले वो खर्चा करना पड़ेगा, फिर उसे बेच के पैसा मिलेगा। तो इन्वेंट्री बेच के जो पैसा मिलेगा माइनस वो खर्चा जो मुझे करना बाकी है उसे बेचने के लिए, उसे बेचने जैसा बनाने के लिए, वो मेरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। मतलब व्हाट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू फ्रेंड्स? नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज नथिंग बट estimated selling price of inventory less expenses to be incurred, मतलब वो खर्चे जो अभी करने बाकी हैं, to be incurred for its completion, वो एक्सपेंसेस जो अभी हमें इनकर करने बाकी हैं फॉर इट्स कंप्लीशन, उसका प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए या उसे सेलेबल बनाने के लिए जो खर्चे करने बाकी हैं, लेस एस्टिमेटेड एक्सपेंस, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस, एस्टिमेटेड एक्सपेंस विच आर रिक्वायर्ड टू बी इनकर्ड फॉर सेलिंग इट, उसे बेचने के लिए एस्टिमेशन हम लोग कर रहे हैं कि कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो एक एसेट बेच के, इन्वेंट्री बेच के जो पैसा मिल सकता है माइनस उसे बेचने के लिए जो खर्चा करना पड़ेगा, जो नेट अमाउंट हमको मिलेगा उसको हम बोलते हैं अपना नेट रियलाइजेबल वैल्यू। दैट अमाउंट इज नथिंग बट आर नेट रियलाइजेबल वैल्यू फ्रेंड्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस। Let's take an example, friends. Let's take an example. Say cost per unit. Cost per unit 20 रुपीज है। किसी प्रोडक्ट को बनाने पे हमारा कॉस्ट कितना लग रहा है? 20 रुपीज लग रहा है सर। सेलिंग प्राइस उसका, सेलिंग प्राइस 18 रुपीज है सर। एंड रिमेंबर दिस सेलिंग प्राइस इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, ये एक्चुअल नहीं है, हम लोग एस्टीमेट कर रहे हैं कि इतने में बिकेगा। एक्चुअल तो तभी पता चलेगा ना जब बेचेंगे। प्रेजेंटली वी आर ओनली एस्टिमेटिंग कि हमारे हिसाब से ये प्रोडक्ट इतने में बिक जाएगा, तो दिस सेलिंग प्राइस इज एस्टिमेटेड। सेलिंग एक्सपेंसेस, ये प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमको लगता है पर यूनिट 1.5 रुपीज खर्च करना पड़ेगा। सेलिंग एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड, estimated per unit is 1.5 and actual units sold, कितना यूनिट्स हमने बेचा है? 500 यूनिट्स हमने बेचा है। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू हियर? नेट रियलाइजेबल वैल्यू फ्रेंड्स क्या होगा? तो सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है? इट इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितना है फ्रेंड्स? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस सर 18 रुपीज है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इज 18 लेस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस। एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस, ये प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें ऐसा लगता है पर यूनिट 1.5 जितना खर्चा करना पड़ेगा। तो ये एक्सपेंसेस हम लोग अगर लेस कर दें तो कैन वी से नेट 16.5 रियलाइज हो सकता है।
नेट जो अमाउंट रियलाइज हो सकता है, दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर यूनिट. That is net realizable value per unit. How many units are sold? How many units are sold, sir? 500 units are sold. कितना units आपने बेचा है? 500 units बेचा है. तो what is your net realizable value? Net realizable value कितना है? It is 500 into 16.5. तो 8250. I suppose I am correct. What is net realizable value for this product? It is 8250. समझ में आया? Net realizable value मतलब प्रोडक्ट बेच के जो पैसा मिल सकता है वो नहीं, प्रोडक्ट बेच के जो पैसा मिलता है माइनस उसे बेचने की कंडीशन में लाने के लिए, उसे बेचने के लिए जो खर्चा करना पड़ सकता है वो माइनस करके जो नेट अमाउंट हमारे पास बचेगा उसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोलते हैं. तो फिनिश्ड गुड्स का इन्वेंट्री हम कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं. दैट इज अ रॉन्ग नोशन. फिनिश्ड गुड्स का इन्वेंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर. यस सर. नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है समझ में आया. अब यह भी समझते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉस्ट, हाउ कॉस्ट इज कैलकुलेटेड. हम यहां पे बोल रहे हैं इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स का वैल्यू किया जाता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. एनआरवी हमने सोचा, लेट अस ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉस्ट हियर. कॉस्ट से हम लोग क्या समझते हैं. तो कॉस्ट में फ्रेंड्स क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या चीजें आती है. कॉस्ट में सबसे पहले अपना परचेज कॉस्ट, जो प्राइस पे हमने खरीदा वो प्राइस आता है. इट इंक्लूड्स आवर परचेज कॉस्ट. परचेज कॉस्ट में से इफ देयर इज ट्रेड डिस्काउंट, रिमेंबर हम लोग ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स में कभी शो ही नहीं करते हैं, वी ऑलवेज डिडक्ट इट. इफ देयर आर एनी टैक्सेस पेड, टैक्सेस पे किए, कस्टम्स ड्यूटी पे किया है, एक्साइज ड्यूटी पे किया है, टैक्सेस पेड विल बी एडेड. ऑफ कोर्स दोज टैक्सेस विच आर नॉट रिफंडेबल. Taxes paid will be added to our cost. Add करेंगे. Expenses like transportation cost मतलब carriage, freight, जो हमने इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स परचेज करने के लिए उसे अपने बिजनेस प्रीमाइसेस में लाने के लिए इनकर किया है. अगर हमने कोई कन्वर्शन कॉस्ट इनकर किया है प्रेजेंट कंडीशन में, उसे कन्वर्ट करने के लिए अगर कोई खर्चा किया है, दैट विल बी इंक्लूडेड. ऐड करेंगे एनी अदर एक्सपेंस, एनी अदर एक्सपेंस इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री, any other expense which is incurred to bring the inventory in current situation and location. अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट कंडीशन में, प्रेजेंट लोकेशन में इन्वेंट्री को लाने के लिए कोई भी दूसरा हमने खर्चा किया है वो सब हम लोग कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे. ऑल दैट विल बी इंक्लूडेड इन आवर कॉस्ट. This is our cost of inventory. तो when I am talking of inventory, क्या प्राइस में फिनिश्ड गुड्स का इन्वेंट्री शो किया जाता है सर? कॉस्ट मतलब ये कॉस्ट और एनआरवी मतलब ये एनआरवी विच एवर इज लोअर. तो वंस अगेन एक बार देखते हैं, रॉ मटेरियल अगर है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री है, क्या प्राइस में बुक्स में होगा? ऑलवेज कॉस्ट पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे. एक्सेप्शन क्या है सर? अगर फिनिश्ड गुड्स का मार्केट प्राइस फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट से कम हो गया है तो ये रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे शो किया जाएगा. यस सर. फिनिश्ड गुड्स की अगर बात करें, फिनिश्ड गुड्स का इन्वेंट्री क्या प्राइस में बुक्स में कैरी किया जाएगा?
आइदर कॉस्ट मतलब दिस कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दिस वैल्यू विच एवर इज लोअर. दिस इज एज पर प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस. सर ये सब कुछ कहां पे दिया है? ये सब कुछ फ्रेंड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में दिया है. इन्वेंट्री का अकाउंटिंग, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कौन गवर्न करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 गवर्न करता है. तो इन दिस चैप्टर वी आर बेसिकली लर्निंग व्हाट इज गिवन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2. यस सर. इंपॉर्टेंट टू नोटिस इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या इंक्लूड नहीं होता है. कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डज नॉट इंक्लूड cost of inventory does not include. इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती है फ्रेंड्स, ये ध्यान से समझना है. वी नेवर इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. सैलरीज इंक्लूड नहीं करते हैं, रेंट इंक्लूड नहीं करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कोई भी इंक्लूड नहीं करते हैं, सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड नहीं करते हैं. इन्वेंट्री की कॉस्ट में वी नेवर इंक्लूड कॉस्ट वी वुड बी रिक्वायर्ड टू सेल दैट इन्वेंट्री. सेलिंग एक्सपेंस कभी इंक्लूड नहीं करते हैं. फाइनेंस कॉस्ट कभी इंक्लूड नहीं करते हैं. फाइनेंस कॉस्ट मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट इनकर्ड टू आइदर रेज और मैनेज योर फाइनेंस. वो कॉस्ट जो आप इनकर कर रहे हो अपना फाइनेंस रेज करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए, इंक्लूड नहीं करते हैं. स्टोरेज कॉस्ट भी इंक्लूड नहीं करते हैं सर. स्टोरेज कॉस्ट भी इंक्लूड नहीं करते हैं. कॉस्ट इनकर्ड टू स्टोर योर इन्वेंट्री, गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर योर इन्वेंट्री हम लोग इंक्लूड नहीं करते. तो ऑल दीज एक्सपेंसेस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. व्हाट विल बी इंक्लूडेड सर? ओनली दीज एक्सपेंसेस विल बी इंक्लूडेड. आई होप आई एम एम्पली क्लियर टू यू. समझ में आ रहा है आप लोग को? करेक्ट सर. तो फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से स्क्रीन पॉज करेंगे, कॉपी करेंगे प्रॉपरली, रिवाइज करेंगे और फिर रीस्टार्ट करेंगे. बहुत सारे लोग सोचते हैं सर ये सब कॉपी करना जरूरी है क्या? यस, आई एम अगेन रिपीटिंग, रीट्रेटिंग. ये सब कुछ आपको लिखना है आपकी नोटबुक में, क्योंकि यही नोट्स आपको एग्जाम वाले दिन काम में आएगी. मैं काम में नहीं आऊंगा. दीज नोट्स विल बी हेल्पफुल टू यू. Make proper notes. Copy friends. Yes friends. Now next concept अगर हम डिस्कस करें, that is about inventory valuation techniques. We would say how to assign cost to inventory. How to assign cost to inventory. That is inventory valuation techniques. सर इन्वेंट्री मतलब स्टॉक कितना है वो कैसे पता चलता है? स्टॉक कितना है वो आपको कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट से पता नहीं चलता है. क्या सर? यस. स्टॉक कितना है वो कभी बुक्स ऑफ अकाउंट देख के पता नहीं चलता है. स्टॉक का वैल्यू हमेशा फिजिकल वेरिफिकेशन से पता चलता है. सर फिजिकल वेरिफिकेशन? यस. जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है, अकाउंटेंट, ट्रेडर, ईयर एंड पे जब अपने अकाउंट्स फाइनलाइज करता है, फिजिकली गोडाउन में जाएगा या उस जगह जाएगा जहां आपने अपना स्टॉक स्टोर किया है, फिजिकली काउंट करेगा कितना यूनिट्स आपके पास पड़ा है और फिर डिसाइड करेगा उसका कॉस्ट कितना है. मतलब आफ्टर फिजिकल काउंटिंग ऑफ स्टॉक उसका कॉस्ट कितना है वो डिसाइड करेगा, मतलब उसको कॉस्ट असाइन करेगा. तो हम लोग फिजिकली काउंट करते हैं कितना यूनिट्स हमारे पास स्टॉक में पड़ा है एंड आफ्टर काउंटिंग दोज यूनिट्स हम उसका कॉस्ट डिसाइड करते हैं. काउंट करने का कोई मेथड नहीं होता है, बट आफ्टर काउंटिंग दोज यूनिट्स उसका कॉस्ट डिसाइड करने का बहुत सारा मेथड्स है. टू असाइन कॉस्ट टू इन्वेंट्री देयर आर सो मेनी मेथड्स अवेलेबल. तो ये जो इन्वेंट्री
वैल्यूएशन मेथड्स है, इन्वेंट्री का कॉस्ट डिसाइड करने का मेथड्स है, ये सारा मेथड्स हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मेथड्स हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हमारा जो इन्वेंट्री है, इफ इन्वेंट्री इज नॉट specifically interchangeable, if our inventory is not specifically interchangeable, or our inventory is specifically इंटरचेंजेबल, अगर इन्वेंट्री स्पेसिफिकली इंटरचेंजेबल नहीं है या फिर इन्वेंट्री स्पेसिफिकली इंटरचेंजेबल है, सर ये क्या लिखा है आपने, मतलब ही नहीं समझ रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। से आई हैव परचेस्ड 5 यूनिट्स, 5 कमोडिटीज। मैंने 5 कमोडिटी परचेज किए। सर कौन सी 5 कमोडिटी? मैंने ए बी सी डी एंड ई, ये 5 कमोडिटी परचेज की है। प्राइस परचेज करने के लिए कितना पे किया? ए 20 रुपीज में खरीदा, बी 30 में खरीदा, सी 25 में खरीदा, डी 18 में खरीदा, ई 27 में खरीदा। यस सर, मैंने स्पेसिफिकली ये 5 चीजें खरीदी है और अलग अलग प्राइस पे खरीदी है। अगर मुझे दिया जाए, if given item A, C and E are sold, क्या बोला है? आइटम A, C और E बेच दिया है। मतलब स्पेसिफिकली मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं A, C और E बेचा है, मतलब ये B और D अनसोल्ड है। व्हाट इज अनसोल्ड? Item B and item D are unsold? Yes sir. तो inventory will include item B and item D। अच्छा, मैं क्लियरली बता सकता हूं ना, आइटम B मैंने कितने में खरीदा था? 30 रुपीज में। आइटम D कितने में खरीदा था? 18 रुपीज में। मतलब 48 रुपीज will be value of inventory? Yes sir, 48 rupees is value of inventory। मतलब यहां पे जो इन्वेंट्री पड़ा है वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं ना, जो इन्वेंट्री पड़ा है वो स्पेसिफिकली उसका कॉस्ट बता सकता हूं ना मैं। यस सर, मतलब यहां पे मेरा जो इन्वेंट्री है वो इंटरचेंजेबल नहीं है, हर एक इन्वेंट्री डिस्टिंक्ट है, अलग है। और इसीलिए जब मेरा इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं है, एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं हो सकता है, मैं इन्वेंट्री का वैल्यूएशन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड फॉलो करके करता हूं। I do my valuation following which method? Specific identification method sir, जहां स्पेसिफिकली इन्वेंट्री को देख के मैं बता सकता हूं कि वो उसका वैल्यू क्या है। यस सर, बट इफ इट इज गिवन, if it is given 3 units, 3 items are sold, अगर आपको दिया जाए, यहां क्या दिया था? स्पेसिफिकली बोल दिया था ए, सी और ई बेचा है। यहां दिया गया है 3 items are sold, which 3 items वो नहीं पता है। It can be these 3 items, it can be these 3 items, it can be any 3 items। तो कौन सा बेचा है या कौन सा स्टॉक में पड़ा है वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या? नहीं सर, तो हमें वो मेथड्स पे जाना पड़ेगा। यस सर, हियर 2 items in inventory cannot be specifically identified,
यहां जो दो आइटम इन्वेंट्री की है वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो वी विल हैव टू गो टू दोज मेथड्स. यस सर. सपोज आई एम इनटू बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इनटू एंटीक्स. मैं बिजनेस कर रहा हूं एंटीक आइटम्स का. मेरा हॉबी है टू रोम अराउंड द वर्ल्ड, कलेक्ट एंटीक आइटम्स एंड देन सेल इट. तो हर एक आइटम एक स्पेसिफिक नेचर का है. हर एक आइटम मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं, उसका प्राइस डिसाइड कर सकता हूं. पूरे साल में मैंने अलग अलग जगह घूम के 10 एंटीक आइटम्स परचेज की है. वो 10 अलग अलग है, अलग अलग प्राइस की है. उसमें से 8 आइटम्स मैंने बेच दी है. तो वो जो 2 आइटम अनसोल्ड है, मैं क्लियरली बता सकता हूं ना वो 2 आइटम कौन सी है, कितने में खरीदी थी. तो उसका कॉस्ट भी मैं इजीली उसको असाइन कर सकता हूं. ये आइटम इतने में खरीदा था, ये इतने में खरीदा था. मतलब मैं वहां पे कौन सा मेथड फॉलो कर रहा हूं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड फॉलो कर रहा हूं. यहां पे मेरा आइटम्स इंटरचेंजेबल नहीं है. बट सपोज आई एम इनटू अ बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग दीज ब्लू मार्कर पेन्स. मैंने ऐसा 1000 मार्कर पेन्स ड्यूरिंग द ईयर बनाया है. सर एक ही दिन बनाया क्या? नहीं, ड्यूरिंग द ईयर. मतलब अलग अलग डेट को मैंने मार्कर पेन्स परचेज किया. अलग अलग डेट को परचेज किया मतलब अलग अलग प्राइस में परचेज किया. यस सर. 800 पेन्स ड्यूरिंग द ईयर बेच दिया है. 800 पेन्स बेच दिया है. 200 मार्कर पेन बच गया है. ये जो 200 मार्कर पेन बच गया है, क्या इसको देख के बता सकता हूं ये कौन सी प्राइस में खरीदा हुआ था, कौन सी डेट की परचेज में से बच गया है? नहीं. मतलब यहां पे मेरा इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है. अलग अलग डेट का इन्वेंट्री परचेज एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकता है. यहां मुझे कॉस्ट डिसाइड करने में प्रॉब्लम आता है. यहां मुझे कॉस्ट डिसाइड करने के लिए टेक्निक्स पता होनी चाहिए. आई होप यू आर गेटिंग दिस. तो इंटरचेंजेबल नहीं है मतलब एंटीक आइटम्स है. हर एक इन्वेंट्री को देख के उसका कॉस्ट डिसाइड कर सकते हैं. इंटरचेंजेबल है मतलब सारी सेम आइटम्स हैं. इन्वेंट्री एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो सकती है. जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसको देख के नहीं बता सकते हैं वो खरीदा कितने में था. तो जब इन्वेंट्री स्पेसिफिकली इंटरचेंजेबल है, उसका कॉस्ट डिसाइड करने के लिए मेथड्स जितनी भी है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है. Those methods can be divided in 2 groups. एक ग्रुप ऑफ मेथड्स को हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड. हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स. एंड दूसरी ग्रुप ऑफ मेथड्स को हम बोलते हैं नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स. नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स. हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स हमारे सिलेबस में कौन कौन सी है सर? देयर आर 4 हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स गिवन इन आवर सिलेबस. दोज आर FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड. तो 4 हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड कौन सी हमारे सिलेबस में है? FIFO, LIFO, RAM, SAM. यस. हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स 4 है. नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड हमारे सिलेबस में फाउंडेशन लेवल पे एक ही है. कौन सी है सर? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड. एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड या फिर इसको हम रिटेल प्राइस मेथड भी बोलते हैं. सो ये सारी मेथड्स अगेन किसके लिए है? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पता करने के लिए नहीं. क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो तो फिजिकली काउंट करके पता चलता है. आफ्टर फिजिकली काउंटिंग यूनिट्स उसका कॉस्ट कितना है वो डिसाइड करने के लिए, वो यूनिट्स को कॉस्ट असाइन करने के लिए ये मेथड्स है. अगर इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं है तो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करके उसका कॉस्ट पता कर सकते हैं. लेकिन अगर इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है तो 4 नहीं 5 मेथड है. 4 मेथड्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स बोला गया है क्योंकि ये चारों मेथड में हिस्टोरिकल कॉस्ट कोई ना कोई हिस्टोरिकल कॉस्ट पे इन्वेंट्री रिकॉर्ड होता है.
जो प्राइस में परचेज किया था उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलेंगे ना, तो कोई ना कोई हिस्टोरिकल कॉस्ट पे इन्वेंट्री रिकॉर्ड होता है। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में परचेज प्राइस को देख के हम उसका कॉस्ट डिसाइड नहीं करते हैं, डिफरेंटली डिसाइड करते हैं। वो इस मेथड में हम सीखेंगे, इसको हम बोलते हैं एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। यस सर। तो फ्रेंड्स आप लोग एक बार ये कॉपी कर लेंगे, डिफरेंट मेथड्स टू वैल्यू इन्वेंट्री, नो डिफरेंट मेथड्स टू डिसाइड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, एंड देन हम लोग हर एक मेथड एक एक करके डिस्कस करेंगे। प्लीज कॉपी।